चलिए बंधु, अपना कहानी को आगे बढ़ाए। हम लोग पार्टनरशिप में कर रहे थे रिटायरमेंट। बस रिटायरमेंट खत्म होने वाला है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है। उस कॉन्सेप्ट का नाम पहले मेरे साथ साथ लिखो, दैट इज रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स, सॉरी, repayment of retiring partners loan account, repayment of retiring partners loan account। अगर आप लोग ध्यान दियो, जब रिटायरमेंट हो रहा था तो हम लोग कई बार क्या कर रहे थे, रिटायरिंग पार्टनर का पैसा तुरंत पे नहीं कर रहे थे, हम लोग लोन अकाउंट में डाल रहे थे। अब लोन में डालने के बाद लोन तो रिपे होगा, ओवर द पीरियड रिपे होगा। अब वो डिपेंड करता है कि कैसे डिसाइड करता है कि 1 साल में रिपे होगा, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, वो आपको वो लोग बताएगा, क्या उनका अग्रीमेंट हुआ है वो बताएगा। बट जब ये लोन रिपे होगा तो इसका अकाउंटिंग कैसे करना है ये समझना है। इसमें बेसिकली 2 अलग अलग केसेस बनता है। जब लोन का रिपेमेंट होता है ना, तो कितना केसेस बनता है? 2। मैं नाम बोल रहा हूं, क्या वो 2 केसेस है, पर वो करके ही समझ में आए। एक केस होता है जब लोग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना के दे देता है। बना के दे देता है मतलब, अगर मान लो 1 लाख का लोन है, रिपे करना है, वो लोग बता देगा कि 4 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट कितना का रुपया करके है, मतलब रेडीमेड बना के दे दिया, इंटरेस्ट जोड़ के कैलकुलेट करके बता देगा इतना रुपया अमाउंट देना आपको। और कभी कभी क्या करेगा, वो लोग आपको बता देगा सिर्फ ये रिपे होगा 2 साल में, 3 साल में रिपेमेंट होगा, ये आपको बताएगा, किंतु वो लोग आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना के नहीं देगा, हमको बनाना पड़ता है। मैं इतना बोला तो इतना से ज्यादा क्लियर होगा नहीं, एक सम के थ्रू ही क्लियर होगा, बिना सम के थ्रू ये सब क्लियर होता नहीं है। तो हमारा एक सम रह गया है रिटायरमेंट में, उसको पहले फिनिश कर लेते हैं, और वो है सम नंबर 7। मैं इसी के थ्रू, डायरेक्ट सम के थ्रू ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या होगा ना, मैं जितना ही बोलते रहूं आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप सम एक बार खुद से रीड कर लो, 1 मिनट दिया, आप फट से रीड करो। लिख लिया? पढ़ लिया? ओके। अब मेरे को पढ़ने दो, बोल क्या रहा है जरा समझते हैं। बोलता है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर है एबीसी। ए रिटायर्स ऑन 1 जनवरी 13, और ए रिटायर हो गया, और डेट भी दे दिया 1 जनवरी को रिटायर हुआ है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 80,000 इज ड्यू टू हिम इन ऑल। इन ऑल मतलब समझ रहा है, बट टोटल ए को कितना रुपया वापस करना है? 80। मतलब वो लोग सारा अकाउंटिंग कर लिया, मतलब वो लोग ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा पहले पार्टनर्स कैपिटल में, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को बांटा होगा, फिर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को बांटा होगा, फिर गुडविल का शेयर दे दिया होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी शेयर दे दिया होगा, एसएलपी का भी शेयर, समझ रहे, सब दे दा के बोला टोटल पता कर लिया, 80,000 देना है। किसको देना है? ए को। तो सुना, जिस दिन ए को देने का पता चला उस दिन पक्का वो लोग एक एंट्री पास किया होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन। भाई आपको कैसे पता चला? क्योंकि अगला लाइन में लिखा है इट इज अग्री टू पे हिम दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब तुरंत तो पे नहीं हुआ है, इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब लोन में गया होगा। कितने का लोन बन गया? 80,000 का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लोग बोल रहा है, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट में देंगे एवरी ईयर, अच्छा हर साल देंगे, अच्छा एट द एंड ऑफ द ईयर। और पेमेंट कब करना है? एंड ऑफ द ईयर। मतलब देखो, लोन में पहले ट्रांसफर हुआ है 1 जनवरी 13 को, तो पहला इंस्टॉलमेंट कब देंगे? 31 दिसंबर 13 को। अगला
31 दिसंबर 14, अगला 31 दिसंबर 15, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ऑफ द ईयर में पे करेगा। ठीक है। क्वेश्चन में मांगा क्या है वो ध्यान दो। प्रिपेयर, क्या बोला है, एज लोन अकाउंट, अरे ये वाला लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। इन द फॉलोइंग केसेस, देखो 1 और 2 केसेस बना रहा है, उसमें आपको लोन रिपे करके दिखाने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, मैं पहले आपका जो केस 1 है ना उसके हिसाब से लोन अकाउंट बनाऊंगा। किंतु केस 1 में बोला क्या, पढ़ो। केस 1 में बोल रहा है, फॉर नहीं होगा, 4 होगा। ए भाई साहब, ये है 4 को लिख दिया फॉर, ठीक है ना। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ए कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगा, 4 इंस्टॉलमेंट है, प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम, और बोला लोन पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10। एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हम इंटरेस्ट किस पे देंगे, जो बचा हुआ पैसा है उस पे ना देंगे, आउटस्टैंडिंग। तो वही बोला, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, देखो यहां पर बोल तो दिया 4 इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया है क्या, वो हमको निकालना है। मतलब यहां बना के रेडी करके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दिया, वो हमको निकालना है। पहले लॉजिकल बात करते हैं, लोन कितने रुपए का था, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में तोड़ने बोला है। हर इंस्टॉलमेंट में 20,000 का प्रिंसिपल होगा। 80 तो लोन अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है ना, इंटरेस्ट भी देंगे, तो बोलता 20,000 का तो प्रिंसिपल हर बार जाएगा, और ऑब्वियसली साथ में क्या देना है, इंटरेस्ट। अब यही बात का कैलकुलेशन करके मेरे को अकाउंट में दिखाना है। तो बनाने कौन सा अकाउंट बोला था लोग, एज लोन। तो मैं एज लोन बना रहा हूं। आप सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, मगर आप मेरे साथ अभी एकदम भी नहीं लिखेंगे, एकदम भी कोशिश भी नहीं करेंगे कॉपी करने का, सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे। मेरा बात समझ पा रहे हैं, फॉर्मेट बना के छोड़ो, पेन डाउन हो जाना चाहिए। पेन से अगर कोई अगर बीच में लिखने का कोशिश किया तो आज पेन ही तोड़ देंगे। हो गया, पेन डाउन होना चाहिए, पेन डाउन, ड्रॉ करना हो गया, पेन डाउन कर दो। और अगला ज्यादा नहीं, 5 मिनट मेरे को सुनेगा ना, बहुत इजी अकाउंटिंग है, तुरंत सीख जाएगा। रेडी है सारा बच्चा लोग, एक घर बैठे बच्चा लोग, तुम लोग रेडी है क्या, रेडी बोल रहा है, ओके। देखो भाई साहब, सबसे पहला रिटायरमेंट हुआ कब मिस्टर ए का, हाँ ये था 1 जनवरी 13। तो 1 जनवरी 13 को हमने एक एंट्री पास किया, अभी हम बता रहे थे आपको, एज कैपिटल डेबिट टू एज लोन। तो एज लोन में 1 जनवरी को पोस्टिंग क्या करना चाहिए, बाई एज कैपिटल। हाँ कितना अमाउंट ड्यू था, 80, तो ये 80 हो गया, तो लोन अकाउंट स्टार्ट हो गया 80 का, समझ गया। अब सबसे पहले ये बताओ, इंस्टॉलमेंट देना कब है, ईयर के एंड में जाके देना है ना। तो ईयर का एंड का डेट क्या आएगा, 31 दिसंबर 13। कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ फोकस करेगा। सबसे पहले तो ईयर के एंड में हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे भाई लोन 1/1 से चल रहा है, ईयर के एंड में पहुंच गए तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। एंड इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लास्ट बैलेंस कितने का है, 80, तो 80,000 पे देना है। इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, तो 80,000 का 10%, 8,000 इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, तो तुम बताओ हमको इंटरेस्ट देना है कि लेना है। देना है मतलब एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट। तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, तो मैं इसको डेबिट करूंगा। अगर अभी तुरंत दे रहे हैं तो टू कैश लिख दो, हमारा नहीं, तुरंत नहीं दे रहे, अभी देंगे, देना बाकी है। तो किसका, लोन का साथ है ना, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे एज लोन अकाउंट, लोन में जोड़ दो। ए को देना है भाई, लोन के साथ देना है, तो लोन अकाउंट में डाल देंगे। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट को ड्यू करने का एंट्री, इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री क्या बना, इंटरेस्ट टू एज लोन। तो एज लोन में जाके आज पोस्टिंग में क्या करने वाला हूं, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा बाय द वे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था मेरा 80, इस पे 10%, यानी इंटरेस्ट कितना बना, 8,000। और आज ही के दिन ईयर के एंड में मेरे को पहला इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। पैसा दे रहे हैं ना, तो पैसा देंगे तो क्या लिखेंगे,
लोन टू बैंक या लोन टू कैश, जो इच्छा बोलो। तो मैं बोल रहा हूं लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैं अपना पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। हड़बड़ी नहीं, 80,000 का लोन था, 4 इंस्टॉलमेंट में तोड़े थे, एक एक इंस्टॉलमेंट, तो प्रिंसिपल तो इसमें 20 पे करना पड़ेगा और इस साल का इंटरेस्ट 8,000, तो मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया? तो जो पहला इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूं पॉकेट से वो कितने का है? 28। अब ये पे करने के बाद सब कोई फोकस कर रहे हैं, कोई लिख नहीं रहा है, ठीक है ना? मेरे को बताओ अब क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा? 60,000 बचेगा, चेक कर लो, बैलेंस निकालना आता है ना? जो 13 का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो 14 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि अभी भी 60,000 का लोन देना बाकी है। फिर से ईयर का एंड आएगा 31, 12, 14, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, क्या करते हैं? और एंट्री वही होगा बाय इंटरेस्ट। और सर सुनो ना, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। लास्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? तो इस बार आप 60,000 के ऊपर 10% यानी 6,000 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब आपको आज ही पेमेंट करना है 31 दिसंबर को, तो जब पे करने जाएंगे क्या लिखेंगे? टू बैंक। जब हम पे करेंगे ना, 20,000 प्रिंसिपल है और इस साल का 6,000 इंटरेस्ट, तो मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का बन गया? 26। ये लोग क्या बना के दिया था अमाउंट क्या? हम बना रहे हैं, बनाया हुआ अमाउंट नहीं था। अच्छा, ये पेमेंट करने के बाद मैं चेक कर रहा हूं ईयर के एंड में कोई बैलेंस बच रहा है क्या लोन में? हाँ, 40 बच रहा है। जो 14 का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो 15 का क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। तो मैं लिख रहा हूं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। बोलो क्या इतना दूर आपको समझ में आ गया? करना क्या, वही करना बार बार। पहले ईयर के एंड में आके 31, 12, 15 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू के लिए? बाय इंटरेस्ट। नहीं समझा? इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि 40,000 था, उस पर 10%, 4। सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? अब फिर अपने को इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पे कर दो, 20 प्रिंसिपल और इस साल का इंटरेस्ट 4, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का है? 24। ये करने के बाद ईयर के एंड में बैलेंस करके देखो, अभी भी 20,000 का लोन रिपे करना बाकी है। यही 15 का जो क्लोजिंग है ना, वो 16 का क्या बनेगा? ओपनिंग बन जाएगा। कोई हड़बड़ाहट तो नहीं है? सबको एकदम साथ साथ समझ रहे हैं? अब सबसे पहले ईयर के एंड में क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ड्यू बोलना सीखो, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20 था, उसके ऊपर 10%, 2,000 का इंटरेस्ट बनेगा इस साल का। अब इस साल के एंड में 31, 12, 16 को हम पे करने जा रहे हैं टू बैंक। तो बात हुआ था 20,000 का प्रिंसिपल और इस साल का इंटरेस्ट 2,000, कितना पे करोगे? हो गया ना? और बैलेंस क्या बच रहा बताओ? 0। इसका मतलब कोई बैलेंस ही नहीं बचा। तो बस मैं बोल सकता हूं इसी के साथ हमारे लोन अकाउंट समाप्त हुए। मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या? रीपेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। तो इस तरह से किया जाता है। अकाउंटिंग में दम नहीं है। बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट, बस यही करते जाना है। समझा कि नहीं समझा? नोटिंग करना है? कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का केस 1 है। लोन अकाउंट में कोई झंझट है ही नहीं, एक तो इंटरेस्ट होता है और एक पेमेंट होता है लोन का, बस। तो बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। इस केस में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रेडीमेड नहीं था, हम कैलकुलेट करके बता रहे थे कि इंस्टॉलमेंट होना कितना चाहिए, उसके हिसाब से जो डेटा दिया उसके हिसाब से। ओहो हो। हम्म हम्म। कुछ लोगों का कैमरा बंद था, हम भी अपना कर दें, और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं।
तुम्हारा बंद, मेरा भी बंद। ऊपर हेडिंग दे लिया था ना केस 1 करके। तुम लोग फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग कॉपी कर लिया सब कोई? थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, मतलब 2013 का अकाउंटिंग हो गया ना सबका? अभी एक और केस बाकी है, इसमें 2 केस बनता है। जब पूरा अकाउंट आपसे बन जाए मुझे बता दीजिएगा। हाँ, बाय इंटरेस्ट टू बैक, बाय इंटरेस्ट टू बैक, अकाउंट्स इतना ही है। घर बैठे बच्चे आप लोग का लिखना हो जाए तो बता दीजिएगा। समझ आ गया? मेरे ख्याल से सारा बच्चा लोग लिख लिया है। जिनका जिनका हो गया वो लोग ना, जैसे ए लोन बनाया ना अभी, एकदम सेम साइज का एक और अकाउंट बना लो वापस से एज लोन, क्योंकि इस बार केस 2 होगा। वापस केस 2 में ना हम लोग ना साथ साथ लिखेंगे, हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे अब केस 2 में। मैं समझा दूंगा, 2 मिनट लगेगा, केस 2 में तो कुछ समझाना ही नहीं है ज्यादा।
सबका लिखना हो गया ना लोन अकाउंट? किसी के लिए वेट करना है क्या? लास्ट वाला हो गया केस 1 सबका? ओके, मेरे को ड्रॉ करना है ना, इसलिए मैं पूरा एक बार पूछ लूं आपसे। अब एक बार फोकस करेंगे सारे बच्चे कि केस 2 में बोल क्या रहा है। रेडी है सारे बच्चे सुनने के लिए? ये तो हो गया। बोलता है 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। बोलता है 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ, क्या बोला है वर्ड? 25,000। अमाउंट दे दिया है ना, 25,000 जो दिया, अमाउंट दिया है ना। पिछला केस में देखो कोई अमाउंट नहीं दिया था, यहां 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000 बोल रहा है, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना करके है? 25 25 25 25 करके दे दिया है। और ये बनाया इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये लोग इसके अंदर इंटरेस्ट जोड़ के बोल रहा है। तुम समझा नहीं? मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है ये जो पहला वाला इंस्टॉलमेंट पे होगा ना था तेरे की, पहला वाला ये 2 बैंक करेंगे 25, दूसरा वाला भी जब 2 बैंक लिखेंगे ना 25 लिखेंगे, तीसरा वाला भी 2 बैंक लिखेंगे ना, बना के रेडी करके दे दिया। किंतु खत्म नहीं, आगे बोला है अच्छा इंटरेस्ट इसमें 10% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। वो तुमको पता ही है इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन 4th ईयर, मतलब पहला 3 साल 25 25 25 करके दे दो, लास्ट में जो भी बचेगा ना वो 4th ईयर में दे देना छोड़ के। तो ठीक है, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट 25 नहीं है, वो हमको निकालना है, किंतु बाकी इंस्टॉलमेंट तो 25 फिक्स कर दिया। तो भैया कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल से लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट? हाँ, तो 1/1/13 को एंट्री था एज कैपिटल टू एज लोन, तो लोन में क्या लिखेंगे? बाय एज कैपिटल 80,000। अपना अकाउंटिंग रूल चेंज नहीं होगा। सबसे पहले ईयर के एंड में आके इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे नहीं बोला, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। आंसर आपको याद रखना है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 80,000, इसका 10% कितना हो गया? 8,000। अब एक बच्चा मन में सोच रहा है अभी तो आप बोले थे भैया कि 25,000 इंस्टॉलमेंट बनाया हुआ, उसमें इंटरेस्ट जोड़ के दिया हुआ है, फिर से इंटरेस्ट। अच्छा अमाउंट रेडी, अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा ना हमको। अकाउंटिंग करो अभी समझ जाएगा। बाय इंटरेस्ट लिखा। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो 31/12/13 को जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एंट्री क्या करेंगे? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं बोल रहा हूं ये फिगर 25 लिख दो डायरेक्टली। पिछले बार जो 20 + 8 सब लिख रहे थे, नहीं करना, 25 पे होगा बस। भैया सुनिए ना, इंटरेस्ट नहीं जोड़ेंगे इसमें। अरे इंटरेस्ट जोड़ के दिया है, तो कहां जोड़ा हुआ भैया? समझाता हूं, समझा, इधर देखो, मेरे तरफ देखो। ये जो इंस्टॉलमेंट 25 दिया है ना, इसमें बोलता है लोग प्रिंसिपल इंटरेस्ट जोड़ के दिया है। मतलब हम लोग का इंटरेस्ट कितना था पहले साल का? 8,000। ये लोग समझाना चाह रहा है कि इस 25,000 में ना 8,000 तो इंटरेस्ट है, तो बाकी कितना बचा? 17। तो इसका मतलब प्रिंसिपल 17 ही पे हुआ है सिर्फ। अभी नहीं समझा? समझ गया ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? बैलेंस कितना बैलेंस आ रहा है? 63। 13 का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो 14 का क्या बन जाएगा? तो लिखो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। करना वही है, ईयर के एंड में मुन्ना, ईयर के एंड में क्या ड्यू करेंगे? इंटरेस्ट। साथ साथ लिखो बाई इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 63। इसके ऊपर 10% यानी 6,300।
बोलो सही है? अरे बोलो सही है। अब मैं 31, 12, 14 को अपना इंस्टॉलमेंट पे करूंगा टू बैंक, लोन टू बैंक, कितना पे करेंगे? हाँ 25 करके 3 बार पे करना था ना, 3 इंस्टॉलमेंट था। अब ये पे करने के बाद आप अपने अकाउंट का बैलेंस निकाल लो। बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कितना रुपया अभी भी पे करना बाकी है। कितना? 44,300। वो ठीक है, पर आप साथ साथ लिख रहे हैं ना सारे बच्चे, कोई हाथ रोक के नहीं बैठा ना अभी। बस 14 का जो क्लोजिंग है ना, 15 का ओपनिंग बन जाएगा। नियम कानून वही है। एंड ऑफ द ईयर में आपको इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा बाई इंटरेस्ट। आंसर आपको लाइन तो याद ही होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग समझ गया ना, वो ओपनिंग बैलेंस 44,300, इसका 10%, 4430। हो गया? ईयर के एंड में आओ, 31, 12, 15, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी 25 फिक्स किया हुआ है। ये लोग पहला 3 इंस्टॉलमेंट फिक्स करके रखा था, राइट? 23,730। वो ठीक है, अमाउंट निकालना बड़ा बात नहीं है रे, अमाउंट तो तुम निकाल ही लेगा कैलकुलेटर चला के। तुम समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है, बस यही इंपॉर्टेंट है। ए 3 इंस्टॉलमेंट तो हो गया, ये लोग बोला था 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25, बाकी बोला बैलेंस इंटरेस्ट के साथ लास्ट में पे करना है। तो चलो बैलेंस उतारो, 1116 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,730। अब इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हो गया? अब लास्ट में बोल रहा है जो भी बचा है दे दाके नक्की करो। तो लास्ट में जब हम पे करने जाएंगे टू बैंक, इस बार प्रिंसिपल 23,730 भी पे होगा और 2373 इंटरेस्ट भी, टोटल 26,103 का पेमेंट हो जाएगा। यही बोला था ना, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा 4th ईयर में। तो लो मैंने 4th ईयर में पे कर दिया, हमको क्या आता है? क्या ही तकलीफ है बताइए ना। मेरे ख्याल से तो कोई हाथी घोड़ा वाला बात था नहीं। आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर कोई तकलीफ वगैरह लग रहा है तो उसका चर्चा कर दिया जाए फिर से, और नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ेंगे फिर। कोई तकलीफ? रिटायरमेंट का और कोई सम बचा है क्या? देख तो मेरे ख्याल से नहीं है, खत्म हो गया। तो नेक्स्ट यूनिट चलते हैं, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये कौन सा यूनिट चल रहा था? 4 चल रहा था ना, तो यूनिट नंबर 5। सारे बच्चों का लिखना हो गया क्या? ओके। यूनिट 5 डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है? अब मैं थोड़ा सा अपना बात समझाता हूं, जरा सुन लो। जब मैं बोल रहा हूं डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो हो क्या रहा है? मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो मान लो 3:1 है, और मैंने बोला सी पार्टनर का डेथ हो गया। अगर डेथ हो गया तो इसके बाद क्या सी पार्टनर बना रह सकता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भूत लोग को तो अलाउड नहीं है पार्टनर बनना, ठीक है? तो इसका मतलब ही सीजेस टू बी पार्टनर। तो बचा हुआ पार्टनर लोग ना बिजनेस कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग बोलेंगे द ओल्ड पार्टनरशिप बिटवीन एबीसी इज ओवर एंड द न्यू पार्टनरशिप बिगिंस बिटवीन
A and B, so hence it is also a reconstitution of firm. समझ रहा मेरा बात? देखना, नाम ऐसे डेथ बोल रहा हूं, किंतु हम लोग जानता है कि चलिए चेंज करके वैसे बोलते हैं, दुनिया में सबसे सबसे सिंपल इंसान कौन है जानता है? अकाउंटेंट लोग होता है। कौन बोला? हम लोग जैसे लोग, अकाउंटेंट लोग दुनिया में सबसे सबसे सिंपल और इनोसेंट इंसान होते हैं। क्यों बता है? एज एन अकाउंटेंट मैं इतना मोह माया नहीं समझता, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, मैं तो सब इतना ही समझता हूं, पार्टनर जा रहा है। बस फर्क इतना ही है, रिटायरमेंट में वो अपनी मर्जी से जाता है, डेथ के केस में वो भगवान की मर्जी से। अब किसके मर्जी से जा रहा है, हमको क्या लेना देना? हम तो बस समझते हैं वो तो जाते वक्त जो जो अकाउंटिंग पहले किया था ना, आज भी वही अकाउंटिंग करना है, कोई चीज नहीं है। हम बोले ना, हमको नहीं समझ में आता है कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, हम क्या क्या लेना देना। हम बोले हम तो मासूम से इंसान है। अकाउंटेंट जैसा मासूम इंसान दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। हम क्या समझते हैं सिर्फ, तो जाते वक्त आपने रिटायरमेंट में जो जो कहानी किया था ना, वही सारा कहानी यहां पर आएगा। नोटिंग कर सकते हैं आप साथ साथ, अच्छा रहेगा। पहला बात आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। मेरा बात समझा? क्या बात का आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको अगर ऐसा उम्मीद हो रहा है कि हम आपको न्यू रेशियो निकालना सिखाएंगे डेथ के बाद, ठीक है ना, तो आप बहुत गलत उम्मीद रखना सीख गए हैं जीवन में, ठीक है ना। उम्मीद तोड़ना सीखो। मैं दोबारा क्या वही सब लिखाऊं वापस से? हम ऐसे बोले ए बी सी पार्टनर है, 3:1 रेशियो है, सी का डेथ हो गया, कुछ बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो ए और बी का रेशियो 3:2। तुम समझ ही गया होगा, सेम कहानी है। क्या मुझे इस पे और कुछ बोलना चाहिए आपको लगता है? नहीं। दूसरा बात बच्चे लोग यहां पर करना चाहिए था अपने को, गेनिंग रेशियो के बारे में, जो यहां तो मेरे को लगता है कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो रिटायरमेंट में लिखाया हुआ है, दोबारा थोड़ी नहीं लिखाऊंगा वापस से। आप लोग पॉइंट नोट कर रहे हैं ना? बैठ के देखते नहीं ना पिक्चर के जैसे, मैंने बोला था नोट करने के लिए, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना बोलूंगा। तीसरा डिस्कशन वही घूम फिर के आता है, accumulated profits and losses, और रूल वही है, accumulated profit and losses shall be distributed among all partner in their old ratio। अच्छा एक बात बता, एबीसी पार्टनर थे, 3:1 रेशियो था, सी मर गया, डर के मर गया, जो डर गया सो मर गया, तो ओल्ड पार्टनर यहां कौन है? एबीसी, और ओल्ड रेशियो 3:1, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना एबीसी में, 3:1 में। नहीं समझा मेरा बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ गया? मेरे को लगता नहीं है कि मुझे इसका एंट्री वेंट्री लिखा के आपका टाइम वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगला कहानी आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब मैं एंट्री भी नहीं बोल रहा, बस एक लाइन बोल रहा हूं, समझ जाएगा तो अच्छा बात है, नहीं समझा तो और अच्छा बात है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। समझ गया क्या? और नहीं समझा तो हमसे पूछना भी मत। इसके बाद आता है गुडविल एडजस्टमेंट का कहानी, और गुडविल एडजस्टमेंट का मुन्ना प्लीज बात समझो, गुडविल एडजस्टमेंट का वही है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग ऑनर। हम वही एक तो घिसा पीटा सा टेबल बनवाएंगे तुमसे, एक बार पहले ओल्ड रेशियो में तोड़ेंगे, फिर न्यू रेशियो में, फिर बोलेंगे पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन, ये बोल के काम खत्म कर देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा सुना, इसको छोड़। अच्छा गुडविल एडजस्टमेंट कर लिया, इसके बाद जो अगला आएगा कहानी, वो आएगा जेएलपी का। अरे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सिखा तो दिए पूरा, डेथ के वक्त क्या मिलता है, पॉलिसी वैल्यू, और वो तोड़ देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसे सब पता है, तो हमको कुछ बताना नहीं है। 7 पॉइंट डिस्कशन होना चाहिए था एसएलपी का। ओह ये भी तो मैंने बता ही दिया है, डेथ के वक्त एसएलपी में क्या होता है तुमको पता ही है, जो डिसीज पार्टनर है उसका पॉलिसी वैल्यू, बाकी का सरेंडर वैल्यू, और शेयर दे देंगे जिसका जो है। अच्छा इसके अलावा क्या है? अब अगला बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रिटायरमेंट होता है ना, जब रिटायरमेंट
वो पार्टनर की मर्जी से खुद से होता है। तो उसमें ना डेट है ना, डेट, DATE, डेट, वो देख के किया जाता है कि हम आज रिटायर करेंगे 31 दिसंबर को, 31 मार्च को रिटायर करेंगे हम, उसमें कंट्रोल है। किंतु जो डेथ होता है ना, समझ रहा है ना वहां, DEATH, डेथ, डेथ का जो डेट होता है ना, DATE, डेट, वो फिक्स नहीं होता है पहले से, कभी भी हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो भाई साहब होता क्या है, जरा सा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए करंट ईयर स्टार्ट हुआ 1/1/25 और ये एंड होगा 31/12/25। बात समझ रहा है? अब अचानक से तुमको बोलेगा पार्टनर का डेथ हो गया, कौन से दिन मरा, कोई डेट फिक्स कर सकता है क्या? तो कोई भी रैंडम डेट देगा। फॉर एग्जांपल आपके समझने के लिए बोल रहा हूं, 1/4/25 को उसका डेथ बोल दिया, तभी भी अच्छा ही डेट दिया मैंने, एग्जाम में अच्छा ही डेट देगा, टेंशन मत लो, अच्छे दिन देख के मारेगा जिससे तुमको कैलकुलेशन करने में असुविधा ना हो। पर ठीक है, हम बोल रहे हैं मान लो 1/4 को डेथ हो गया, तो मान लो ABC पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं 2:1 है, और C का डेथ हो गया। किसका डेथ हो गया भाई साहब? तो कैन आई से C ceases to be partner from 1/4? इंग्लिश बोल दिया, इसका मतलब C 1/4 के बाद से पार्टनर ना रहा किंतु 1/4 के पहले तक तो पार्टनर था ना। क्या मैं बोलूं जिस साल वो मरा है, इन द ईयर ऑफ डेथ, वो 1/1 से 1/4 तक तो पार्टनर था ही, यानी कितना महीना तक पार्टनर था? 3 मंथ्स के लिए अगर पार्टनर था तो 3 मंथ्स का पार्टनर का सारा बेनिफिट एंजॉय करेगा वो। मतलब उसको जितना तरह का रेम्यूनरेशन मिलता था उसको 3 महीना का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता था तो उसको कितना दिन का मिलना चाहिए? 3 महीना का मिलना चाहिए। पार्टनर सैलरी 3 महीना का मिलना चाहिए, कमीशन 3 महीना का। समझ रहा है मेरा बात? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो डिसीज पार्टनर है उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए टिल द डेट ऑफ डेथ। वर्ड पे ध्यान देना, टिल द डेट ऑफ डेथ, मरने के दिन तक तो मिलना चाहिए भाई साहब। तो मैं यही बोल रहा हूं कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, हाँ भाई 8 पॉइंट लिख के बोल रहा हूं, shall be given till the date of death, till the date of death। एक मिनट ले आते हैं, लिख लो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। ए यार तुम लोग को समझाते समझाते हम खुद ही पागल हो जाते हैं। तो बीच में टोक देता तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। हो गया? अच्छा यहां तक लिखा ना? अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सुनना, मैं यहां पर देखो 2 मिनट बाद लिखेंगे हम, वो सब लिख लिया ना? अच्छा जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग कि डेट तो डेट देख के होता नहीं है। अब अचानक से ये आदमी 1 अप्रैल को ही लुढ़क गया, आई मीन मर गया, ठीक है ना? तो गिवन ईयर में 3 महीना तो जिंदा था ना, तो टेक्निकली इसको 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसी को मैंने नाम दिया, ऐसे बुक में नहीं मिलेगा, ब्रोकन पीरियड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब तुम समझ ही गए मैं ब्रोकन पीरियड क्यों बोल रहा हूं, पूरा साल का प्रॉफिट थोड़ी ना लेके जा रहा है, एक टुकड़ा का लेके जा रहा है ना तो मैंने इसको नाम दिया ब्रोकन पीरियड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अपना यही वाला एग्जांपल में अगर हमको जैसे सी का डेथ हो गया तो सी को तो देना है ना प्रॉफिट, तो क्वेश्चन आता कितना दे? तो भैया पहले तो हमको 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, किंतु सबसे बड़ा विडंबना क्या है पता है? प्रॉफिट ना पीएल अकाउंट से निकलता है। कौन सा अकाउंट? और पीएल अकाउंट साल के बीच में कभी नहीं बनता है, हमेशा ईयर के। अब जस्ट बिकॉज ये आदमी एक मर गया है तो हम क्या पीएल बनाने का टेक्निक ही चेंज कर देंगे? इसके लिए क्या साल के बीच में बन जाएगा? मेरा बात समझ रहा? अकाउंटिंग रूल्स तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो भैया हम लोग बीच में पीएल अकाउंट बनाते नहीं है प्रैक्टिकली। तो भैया क्या होता है फिर? क्या होता है जब भी पार्टनरशिप चालू होता है ना, जब वो पार्टनरशिप डीड वगैरह बनता है ना, तो उस डीड में क्लॉज डाला जाता है जिसको बोलते हैं डेथ क्लॉज। क्या क्लॉज? उस क्लॉज में लिखा हुआ रहता है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर
हाउ विल ही बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट? शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा वो उस क्लॉज में लिखा रहता है। जनरली कैसा रहता है, मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जनरली ऐसे बोलेगा कि प्रॉफिट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। नहीं समझा बात? प्रॉफिट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। जैसे 25 में मरा है तो लास्ट 3 इयर्स कौन कौन सा होगा? 24, 23 और 22। वो लोग क्या करेगा, आपको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट भी दे देगा। मान लो आपको दे दिया 1,50,000, ठीक है ना, उसके बाद दे दिया 90,000 और एक तो दे दिया 1,20,000 और तुमको बोल दिया कि प्रॉफिट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो अगर ऐसे बोलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे लास्ट 3 इयर्स का। नहीं समझा? एवरेज निकालना आता है क्या? हाँ, कैसे निकलता है? 150 प्लस 90 प्लस 120 डिवाइडेड बाई क्या कर लो? 3 कर लो। कितना आ रहा है? 120। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब जो डिसीज पार्टनर है सी, उसको कितना प्रॉफिट दे देंगे? अरे बोलना कितना दे देंगे? पागल है क्या? 120 देगा? 120 1 साल का प्रॉफिट है। वो कितना महीना जिंदा था? 3 महीना जिंदा था। पूरा साल का मत दे देना, जिंदा ही 3 महीना है तो उसको 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो 1,20,000 1 साल का है तो 3 महीना का होगा 3/12 दैट इज। तो इसका मतलब मिस्टर सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 30 दे मत देना पगलाई, तो 3 महीना का फर्म का प्रॉफिट है। फर्म में तो 3 पार्टनर है, सी को तो सिर्फ सी का शेयर देंगे ना। हाँ, तो सी का शेयर कितना था? हाँ भैया कितना था? 1/5। अरे 2:2:1 लिखा था ना, तो उसको शेयर कितना मिलेगा? आप बात समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो ये 6,000 वो लेके चला जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे बोलेगा डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। कौन सा ईयर? तो कुछ नहीं, तुम लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो कितना है। मरा कौन सा ईयर में? 25। तो लास्ट ईयर कौन सा होगा? तो 24 का प्रॉफिट कितना है? तो 150 दे देगा। 150 तो 1 साल का है, वो 3 महीना जिंदा था तो ये दे देंगे। अरे तो 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट है, इसमें इसका शेयर जो भी यार। तुम पहले बोलो समझ आ रहा है क्या? ऐसे करके अमाउंट कैलकुलेट कर लिया जाए। अब कैलकुलेट करके हमको पार्टनर को पकड़ाना है। अरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। इतना अकाउंट्स कर लिया पार्टनरशिप का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करता कहां से? वेरी गुड, हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करते हैं। तो अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएं, किसको दे रहे हैं? सी को। तो ऐसे ना लिख देंगे टू सीज कैपिटल, मान ले 6,000 तो 6,000 दे देंगे। किंतु सुनो ना, दिक्कत हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन भी तो ईयर के एंड में था, बस मर गया इसकी वजह से बीच में थोड़ी ना बना लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पीएल अप्रो की जगह एक टेम्पररी अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम है? सस्पेंस अकाउंट से कर देते हैं एंट्री। तो एंट्री एप्रोप्रिएशन टू सीज कैपिटल नहीं होगा, क्या बनेगा? पीएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? भैया भैया आप एंट्री बोल रहे हैं पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो जो भी डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल करके दे देंगे, यही बोल रहे हैं ना? हाँ भैया, फिर पीएल सस्पेंस का क्या होगा? वैसे आपके लेवल में जरूरत नहीं है पर मैं बता दे रहा हूं, ईयर के एंड में इसको पीएल अप्रो में क्लोज कर दिया जाता है। जब पीएल अप्रो बनाएंगे ना, एक्चुअली में ईयर के एंड में बनाओगे ना सच में, उस दिन वहां पर जाके पीएल सस्पेंस दिखा देते। नहीं समझा? वहां क्लोज कर दिया जाता है। पर आपके लेवल में ये सब का जरूरत नहीं है, आपको बस एंट्री जानना है कि भैया ये एंट्री होता है। तो भैया पॉइंट नंबर 9 और ये है ब्रोकन पीरियड शेयरिंग प्रॉफिट। किसको दे रहे हैं प्रॉफिट? ये डिसीज पार्टनर को। सी कौन था हमारा? हाँ, जो मर गया था। मर गया मतलब कौन? डिसीज पार्टनर। और आपने अभी इसका एंट्री बताया मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अरे भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू सी, मतलब सी नहीं कैसे लिख दे? डिसीज्ड।
डिसीज्ड पार्टनर्स, क्या बार बार सी को क्यों मारे बता, अच्छा लगता है क्या? हर बात में सी को मार दिया जाता है, सी को रिटायर कर दिया जाता है। सी सच्ची में सी है, गलत क्यों समझ रहे हैं? गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना तुम लोग? हो गया? क्या इतना क्यों हंस रहे हैं? कुछ अलग समझा क्या? अच्छा, ज्यादा समझ गया लगता है। अच्छा, पहले यहां तक लिखना हुआ। अब एक छोटा सा बात समझ, जैसे पार्टनर का डेथ हुआ, हम सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो पार्टनर जा रहा है वो क्या लेके जाएगा? एक तो सबसे पहले बुद्धि लगा, उसका एक ओपनिंग कैपिटल होगा, वो तो उसको मिलेगा ही। उसके अलावा उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में शेयर मिला होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का शेयर मिला होगा, गुडविल का भी शेयर मिला, जेएलपी का शेयर मिलेगा, एसएलपी मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये भी बाय द वे टिल द डेट ऑफ डेथ होगा। सब जोड़ लेंगे, जोड़ के अमाउंट आ गया। मान ले 10 लाख रुपीज आ गया। क्या करना है? इसको तो पे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही है लास्ट पॉइंट इसका, फाइनल पेमेंट। अब भैया ये जो पार्टनर गया ना, मतलब मर गया बेचारा, अब इसका फाइनल पेमेंट करना। मान ले टोटल क्या 10 लाख रुपए आ गया, तो हड़बड़ी नहीं, मान लो ये सी है बेचारा, यही मरा है, अब इसका टोटल आ गया 10 लाख रुपया, ठीक है ना? तो क्या एंट्री करेगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे कैपिटल में होगा ना उसका 10 लाख रुपया। हाँ, टू कैश। अगर तुम बोलता है डायरेक्टली टू कैश, हमको दिक्कत नहीं है, तुम लेके जाना। तुम ये बोलना चाह रहे हम सी के हाथ में पकड़ाए हैं, कि सी तो इस दुनिया में नहीं है। तुम समझ रहे मेरा बात? जो लोग डायरेक्टली बोल रहा है टू कैश करने के लिए, उन लोग को बोल रहा हूं, वो लोग बोलना चाह रहे हम सी को पकड़ा दिए भैया हाथ में कैश। तुम जा पकड़ा ले, हमको नहीं जाना, इतना जल्दी मेरे को जाने का शौक नहीं है। मेरा बात समझ रहा है? तो भाई साहब हम किसको पकड़ाएंगे? उसके एग्जीक्यूटर। तो पहले सी का जो कैपिटल से उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे। मतलब मैं एक एंट्री कर दूंगा। हाँ, पहले विजुअलाइज कर लो, पहले कैपिटल टू एग्जीक्यूटर एंट्री मार देंगे। मतलब कैपिटल से निकाल के कौन सा डब्बा में डाल दिए? एग्जीक्यूटर। अब हम पेमेंट करेंगे एग्जीक्यूटर को, तब एंट्री कर लेना सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो इच्छा करके पेमेंट कर दो। मतलब डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगा, वाया पेमेंट होगा। एक बच्चा हमको बोल रहा है भैया बात तो एक ही है, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर कट गया, टू कैश ही तो है। ऐसे तो सारा बात एक है, तुम जाके पेमेंट करके आ जाओ। तुम इतना बात एक लग रहा है तुमको तो, ठीक है ना? उतना बात एक नहीं है, बहुत अलग बात। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो भैया यहां पर अपने लोग फाइनल पेमेंट का एक नहीं, कितना एंट्री करके दिखाते हैं? 2 एंट्री करके दिखाएंगे। मैं आपके लिए लिख देता हूं। सी मतलब था डिसीज पार्टनर, मैं लिखूंगा डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। अरे पापी आदमी, समझा क्या? और फिर जब एग्जीक्यूटर को पे करोगे तो एंट्री क्या होगा? डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू टू कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, जो बोलेगा वो दे देना। और क्या बोलेगा? लोन बना दो, तो क्या करेंगे? टू एग्जीक्यूटर्स लोन। अच्छा, अब पार्टनर लोन नहीं बनेगा। हाँ, जो होगा एग्जीक्यूटर, उसका एग्जीक्यूटर का लोन बना देना, जो इच्छा। मतलब जब तक जिंदा है सब कुछ देना पड़ेगा उसको। नहीं समझा? नॉर्मल एडजस्टमेंट्स तो है ही, बस एक्स्ट्रा में ये याद रखना, जिस दिन तक जिंदा है उस दिन तक वो अपना सब कुछ लेके जाए, कुछ नहीं छोड़ सकते। मतलब काम क्या करना है उसके लिए? इकट्ठा करके उसको उसको दे देना, उसको मतलब उसका एग्जीक्यूटर को दे देना। बात उतना ही है। बोला समझ आया? थोड़ा थोड़ा एक सम हो जाए, नहीं तो मजा नहीं आएगा।
अच्छा एक और बात बता ही देते हैं, मैं सोचा था दबा के रखूंगा, बाद में देखते हैं एक्सीडेंट करवा के फिर बताएंगे, अभी बता ही देते हैं, छोड़। जब तुम लोग ये वाला एंट्री करेगा ना, कौन सा वाला, फिर से देख, ब्रोकन पीरियड शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका एंट्री क्या बना, पीएल सस्पेंस टू कैपिटल में डाल दिया। अब मान ले तुमको बोलता है डेथ के बाद एक बैलेंस शीट बनाओ, क्या बनाओ, बैलेंस शीट। तो अभी तक तो ईयर का एंड आया नहीं होगा, फाइनल अकाउंट्स बना नहीं होगा, नहीं बना होगा, मतलब ये पीएल सस्पेंस अभी तक एप्रोप्रिएशन में क्लोज हुआ तो नहीं होगा, मतलब ये अकाउंट पड़ा हुआ होगा। ये अकाउंट क्या क्या बैलेंस है जरा देख के बताना, तो डेबिट बैलेंस है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देना। मैं बोल रहा हूं डेथ के बाद अगर तुरंत बैलेंस शीट बनाने बोल दे तो पीएल सस्पेंस को भूलना मत, बैलेंस शीट के कहां दिखा देना, एसेट साइड, नहीं तो जरूरत नहीं, और क्या है, समझ गया ना। चलो चलो छोड़ो छोड़ो ये सब बात छोड़ो, एक सम करते हैं जल्दी से, सम नंबर 1, वो यूनिट में ही डेथ वाला यूनिट में ही है, सम नंबर 1 सीड प्लांट फ्लावर बोल के, छोटू सा है, करके तमाम करते हैं, चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। भैया कुछ नया सिखाए नहीं आप, तो हम कहा, अब है नहीं नया ज्यादा, तो हम कहां से नया सिखा दें, जबरदस्ती थोड़ी ना सिखा देंगे। अगला लेक्चर में सिखाएंगे नया बहुत कुछ, अगले लेक्चर में बोलोगे त्राहिमाम त्राहिमाम, भैया क्या माम, नहीं कोई आम नहीं है। चलो तुम क्वेश्चन 1 पहले पढ़ना, नहीं पहले पहले पढ़ो बस, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आज का आखिरी क्वेश्चन, बस जितना जल्दी खत्म उतना जल्दी छुट्टी। बोलो भैया हम लोग घर में कर लेते हैं, हाँ हमको पता है तुम्हारे मन में क्या चलता है, तुम्हारा ब्रेन जितना फास्ट सोचता है वही बात हम डबल फास्ट से सोच लेते हैं कि तुम क्या सोचा होगा। मन में पढ़ना, गाना गा गा के पढ़ रहे, स्पेशली डेट्स पे ध्यान देना मुन्ना, कब उसका बैलेंस शीट दिया है, कब उसका डेथ हुआ है, वो सब चीज एकदम ध्यान से देखना। डेट ऑफ डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तारीख, मतलब पहले जन्म का तारीख इंपॉर्टेंट था, अब मरने का तारीख भी। ऊपर करना है, बुक नहीं है क्या, तो फिर क्या, फिर ऊपर करने क्यों बोल रहा है, खुद का बुक है खुद से पढ़ो, वाह वाह, बुक है फिर भी आप ही दिखाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे, लो पढ़ लो स्क्रीन से, लो लो खुश हो जाओ। होया जी, पढ़ लिया, देख कुछ है नहीं सब में, मांगा क्या है देखना, हंसी आ जाएगा, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री मांगा है, और उसमें तुम चैंपियन है, कोई लेजर वेजर है ना तेना कुछ नहीं मांगा, सिर्फ क्या मांगा है, जर्नल, तो ठीक है, आ गया, मैं जर्नल बना दूंगा। चला जाए, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट फ्लावर एज एट 31 दिसंबर वॉज एज अंडर, 3 पार्टनर है, सीड प्लांट और फ्लावर, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, हाँ भैया ठीक है बैलेंस शीट दिया हुआ है। अच्छा कब का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 31 दिसंबर 10, तो अगला साल चालू कब होगा, 1 जनवरी 11 को चालू होना चाहिए अगला साल, और अगला साल खत्म कब होना चाहिए, 31 दिसंबर 11। क्या ये कॉमन सेंस है आपके अंदर, मान ले, अज्यूम कर ले ऐसा, ओके। अब बोल क्या रहा है, बैलेंस शीट तो मैं देख ही लूंगा, आगे बोल रहा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेर सीड प्लांट फ्लावर 5/10, 3/10, 2/10,
सो बेसिकली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2. समझ रहा है, समझ रहे हो? फर्स्ट में 11 प्लांट डाई. ए तारीख देखो, तारीख 1 में 11 प्लांट बेचारा मर गया. तो प्लांट मर गया तो कौन बच गया? प्लांट मर गया तो सीड और फ्लावर बच गया. बोलो बात समझ में रहा है? हाँ ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि उनका रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो 5:2 होगा. किंतु अगर कुछ दे ही दिया तो वही ना लेंगे. तुम तो सब पढ़ाई है, दिया हुआ ही तो है न्यू रेशियो, तो दिमाग क्यों लगाना है, छोड़ो. किंतु मेरा दिमाग क्या बोलना चालू किया है कि इन द करेंट ईयर दिस पार्टनर वाज अलाइव फ्रॉम 1/1 to 1/5. दैट मींस January, February, March and April. How many months? So he was alive for 4 months. So he is entitled to get all type of remuneration for how many months? 4 months. He is entitled to get 4 months broken period share in profit also. अरे इंग्लिश बोलते समझ नहीं आया क्या? समझ आ रहा है ना? ओके. अब भैया आपको पता है बाकी कहानी तो सेम ही होता है. मैं बैलेंस शीट देख लेता हूं, एक काम करता हूं. ट्रेड रिसीवेबल कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो आ गया. इसको देखते ही मन क्या बोलेगा? इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ओल्ड पार्टनर. सीड प्लांट फ्लावर है इन देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2. तो वेट करके कोई फायदा है क्या? तो लिखो ना जर्नल एंट्री, जल्दी से लिखो. एंट्री क्या होगा बोलो? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 अरे 2 सीड्स कैपिटल, फिर प्लांट्स कैपिटल और फ्लावर्स कैपिटल. ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो आपको याद है 5:3:2 है. 2500, 1500, 1000. नरेशन आप संभाल पाएंगे क्या कि मेरे को लिखाना है? सर आई एम अनेबल टू सी द स्क्रीन. है स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन तो आ रहा है मुन्ना. ये ऑनलाइन बच्चे लोग स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ. देखो हम गायब कर देते हैं स्क्रीन. नहीं हो रहा है. ओ आ रहा है. अब सब बोल रहे हैं आ रहा है. क्या आ रहा है ना सबका? देखो आ गया. ठीक है ओके. नेक्स्ट. अच्छा रिजर्व हो गया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ था, कोई दिक्कत का बात नहीं है. उधर एसेट साइड में फिक्स एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स, इन्वेंट्री, बैंक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत. अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है. बोल रहा है इट वॉज अग्रीड दैट. क्या अग्री हुआ भाई? बोलता गुडविल शुड बी वैल्यू 3 years परचेज. ए नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3 बोल रहा है. ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, लास्ट 4 साल का एवरेज लेना है. एंड द प्रॉफिट्स वर. अच्छा मरा कब है वो? 11 में मरा है ना. तो लास्ट 4 साल मतलब 10, 9, 8 और 7, यही तो 4 साल का लेना है. हाँ तो ठीक है, 7, 8, 9, 10 4 साल का प्रॉफिट दे दिया. तो इसको देख के मन मचल उठ रहा है क्या निकालने के लिए. तो चलो गुडविल निकालने. गुडविल एडजस्टमेंट बाद में होगा, पहले गुडविल तो निकाल. 1.5 पेज जर्नल एंट्री के लिए रख लो. वैसे 1 पेज और 1/4 पेज में हो जाएगा, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ो ना, क्या जाता है यार, इतना कंजूस क्यों बनता है. ओ दीदी समझ रहे हैं ना? हाँ तो अब बाकी हम वर्किंग कर लेते हैं एक बार. वर्किंग नोट 1. ए भालू आई मीन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. नहीं पता नहीं, कुछ लोग एक लाइन में भी 4 लाइन लिख देते हैं. लास्ट में वाले 2 लाइन बचा है, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट. मैं देख के बहुत चक्कर है गया. हमको लगा कि बोला अभी से बना के रख लो, एग्जाम के दिन से फाड़ के ले जाना है. उस दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है. बोला अभी से बना के रख लो कॉपी में सा, जो लगेगा इंपॉर्टेंट है वो फाड़ के डायरेक्ट लेके जाना है. बोला उतना टाइम बचाना है. मैं समझ गया तुम्हारा बात.
अच्छा, एवरेज प्रॉफिट। बहुत प्रैक्टिस है क्या? इतना इतना छोटा छोटा लिखने का तो आंसर तो लिखा ही नहीं जाता है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, मजाक हो गया, सॉरी, हाँ, बुरा मत मानना। अच्छा, मान भी लिया तो क्या ही कर लेगा। आइए, 10, 13, 12, 15। 10, 13, 12, 15 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा बोलो? अब ये भी हम ही से करवाएगा ये लोग। 12,500 श्योर? बाय द वे, goodwill equals to, we need to write the formula also, right? It was average profit multiplied by number of years purchase. Average profit is 12,500 and your number of years purchase is, read करना क्वेश्चन में, 3। तो क्या 37,500 है? हाँ, तो इसके बाद तुम अपना वर्किंग नोट 2 बनाओ, जो मन मचल रहा था करने के लिए। क्या बनाना है? गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा, किसी के लिए क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वापस समझाना है? मजाक अलग बात है, बट सीरियसली बोलो, अभी समझाना है क्या वापस? नहीं ना? ओके, आ जाओ। ए दीदी, सच्ची में गुस्सा नहीं हो गई ना? ऐसे उदास क्यों हो गई है फिर? हम तो ऐसे मजाक करते हैं। ए सीड प्लांट फ्लावर, ये गुडविल इन ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2। मैं लॉजिक नहीं पूछा, वैसे लॉजिक तो आपको पता ही है ना। व्हाट इज गुडविल याद कर लेना, अपने आप लॉजिक भी याद आ जाएगा। याद है कि भूल गया सच्ची में? याद है ना? बस ठीक। एक किसका डेथ हो गया था? प्लांट का। तो अब न्यू रेशियो तो सीड और फ्लावर का सब में दिया था क्या? हाँ, सीड एंड फ्लावर अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर इन द रेशियो 3:2। हाँ, तो न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो 3:2 में तुमको बंटवारा करना पड़ेगा भैया। हम क्यों बोलेंगे कितना आएगा? इस सीड का क्या 3750 नेगेटिव आ रहा है, और इसका 7,500 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सैक्रिफाइस मत लिख देना, क्योंकि गेन होता है, वही तो बोल रहा हूं। और प्लांट का सैक्रिफाइस है। जर्नल एंट्री क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ, सीड्स कैपिटल डेबिट, फ्लावर्स कैपिटल डेबिट, टू क्या? टू प्लान्स कैपिटल। तो लिखे टू प्लान्स कैपिटल। अमाउंट वाज 11,250। 11,250। 11,250। हम लोग तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना, तो यही एंट्री अपना मेन जर्नल में दिखाना पड़ेगा। जाओ मेन जर्नल में। ये वर्किंग कॉपी हो गया क्या सबका? अगर आप बोलो तो मैं हटा दूं, वर्किंग हो गया तो हो गया। तो मेन जर्नल में जाके यही एंट्री लिख दो जाके, सीड डेबिट, फ्लावर डेबिट टू प्लान्स कैपिटल। यहां तक समझा?
नहीं समझा? ओके, गुडविल के बाद फिर बोलता है, देखो क्या बोला है, द डिसीज पार्टनर, मुन्ना इधर देख, डिसीज पार्टनर कौन था? तो प्लांट का बात करता है, टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हाँ देना पड़ेगा ना, 4 महीना जिंदा तो 4 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा ना, ब्रोकन पीरियड शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसी का बात कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस क्या है? प्रीवियस ईयर। अच्छा एवरेज एवरेज नहीं बोला, मतलब पिछले साल को बेसिस बना लो, मरा 11 में ना, तो 11 का प्रीवियस ईयर 10, और 10 का प्रॉफिट कितना है? तो हम लोग 15,000 को प्रॉफिट को लेके हम लोग दे देंगे। सुना, पहले हमको एक वर्किंग करवा, वर्किंग नोट नंबर 3, और मैं इसमें लिखना चाह रहा हूं, प्लांट्स शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम 1st January 11 टू 1st May 11, दैट इज 4 months। आप समझे मैं क्या लिखा यहां पर? मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं प्लांट का प्रॉफिट का बात कर रहा हूं। जनवरी से मई तक जब जिंदा था ना, वो 4 महीना का बात कर रहा हूं मैं। कैसे लिखना है आप समझ पा रहे हैं? अच्छा 15,000 पूरा दे दें क्या उसको? ये तो 1 साल का प्रॉफिट है, जिंदा कितना महीना था? तो 4/12 कर देते हैं। अब जो आ रहा है ये दे दें क्या? नहीं नहीं, तो 4 महीने का फर्म का प्रॉफिट है भैया। प्लांट का शेयर कितना था? प्लांट का शेयर कितना था? 3/10 था ना? 2 था कि 3 था? हाँ ये तो 3/10 लिखा तो है बेचारा, और क्या देगा, जान लेगा कि बच्चा का। हाँ हाँ, तो 3/10। अब तो भरोसा ही उठ गया है। 1500, देखिए यहां तक चीजें समझ में आई क्या? अच्छा अब ये प्रॉफिट देने का एंट्री तुम लोग बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल। आओ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल 1500। हम लिख सकते हैं ये वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है, सब मेंशन कर देना चाहिए। अगर आप कोई भी फिगर के लिए वर्किंग नोट किए हैं तो जरूर मेंशन करो। ओ 3 से आया क्या ये? ओके, मैंने नंबर गलत लिख दिया, बच्चा बोल रहा है, बोले भैया आपको नंबरिंग नहीं आता, ये 2 और ये 3 है। अच्छा ठीक है, माय मिस्टेक। ऐसे बड़े बड़े समय ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाया करती है। बोला आप लोग करें तो ठीक है, यही स्टूडेंट एक बार एग्जाम में करके आ जाए, काट के एकदम गोल कर देंगे। हाँ हाँ, वह छोटा बहुत बड़ा हो जाता है। हो गया? अच्छा नेक्स्ट, ये कहां थे हम लोग? अच्छा यहां, अब पॉइंट नंबर सी में देखो, पॉइंट नंबर सी पढ़ो, ये रिवैल्यूएशन का स्टोरी है। बोलता है ना फिक्स एसेट वेट टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। सुना, ये जो फिक्स एसेट है ना 40 का 10% मतलब 4,000, मतलब 36, 4,000 से कम गया ना, रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट। और इधर देख, अब बिल ऑफ 1,000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस। बोलते हैं जो बिल है ना 4,000, इसमें 1,000 बेकार है, 3,000 ही बचा, तो 1,000 कम करना है ना, रिवैल्यूएशन टू बिल रिसीवेबल, दोनों ही तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है। और बोलता है दीज आर नॉट टू अफेक्ट गुडविल। अब ये सब गुडविल कैसे अफेक्ट करता है मेरे को अभी तो नहीं पता, फाइनल लेवल में जाके पता करेगा, अभी नहीं होता है, ठीक है ना, पर अभी अपने को पता ही नहीं है सब चीज, तो क्यों कहेगा? तो ये बोला अफेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, हम क्या कर लेंगे? तो हमको रिवैल्यूएशन का तो एंट्री करना पड़ेगा ना। चलो अब तुम लोग हेल्प करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, our fixed asset 40,000 reduced by 10%, that is 4,000, and two bills receivable, it has to be reduced by 1,000. So revaluation debit is how much? 5,000.
in the entire sum, have they given any other revaluation stories? No. So that's it. So revaluation account has a debit balance. Debit means loss, and such revaluation loss shall be distributed among old partner in their old ratio. So the journal entry will be seeds capital account debit, plants capital account debit, flower पुष्पा, फ्लावर समझा क्या? Flowers capital account debit to revaluation account. 5,000 था ना? ओल्ड रेशियो में तोड़ेगा कि न्यू रेशियो? मतलब ओल्ड होगा भैया, तीनों पार्टनर है भैया, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, 25, 15, 1000, ठीक है, समझ गए. बहुत दिन से सुन रहे पुष्पा का कोई नया पिक्चर भी आने वाला है. आ गया? आएगा आएगा आएगा, तुम लोग भी सुन रहा आएगा. क्या पुष्पा दा? ओ उसका बच्चा है, गोद लेगा हम लोग को, हम लोग का गोद ले ले. हो गया क्या? अच्छा जी, नेक्स्ट कहां गया? ये भी हो गया. अब लास्ट में क्या बोल रहा है? देखो ऊपर का तो सारा लाइंस हो गया ना. लास्ट क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो तो. A sum of 7750 to be paid immediately. किसको पे करना पड़ेगा? प्लांट को, सॉरी एग्जीक्यूटर को. प्लांट तो गए हो. हाँ. The balance was to remain as loan with the firm at 9% interest. मतलब जो भी बैलेंस बचेगा ना टोटल, उसमें 7750 अभी दे दो एग्जीक्यूटर को, बाकी को लोन बोल के खड़ा कर दो. पहले ये तो बताओ कि प्लान को टोटल देना कितना है, वो तो निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. अब मेरा बात सुनो, मैं बोलता हूं, सुनो ना. सारा पार्टनर का कैपिटल बना के क्या ही कर लेगा? अपने को बैलेंस शीट बनाने बोला है क्या? नहीं ना. तो पार्टनर लोगों का सबका बैलेंस तो चाहिए ही नहीं. तो हम सबका बैलेंस बन निकाल के इतना कैलकुलेटेड टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? हमको सिर्फ किसका चाहिए? प्लांट का. तो मैं सिर्फ प्लांट का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा. किसका कैपिटल? समय मांगा नहीं था, वर्किंग नोट बनेगा सर. तो ये वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा? 3 के बाद 4. अभी हड़बड़ी करके बना मत लेना कैपिटल, क्योंकि अभी इसी में मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाऊंगा जो कि अलाउड है एग्जाम में. समझा मेरा बात? आगे जाके अब काफी हेल्प होगा ये शॉर्टकट्स का, टाइम बचाने के लिए. और मैं भी वही यूज करूंगा शॉर्टकट्स आगे जाके. तो यही से समझना है. हम सारे पार्टनर का कैपिटल से बनाने वाले नहीं है, सिर्फ एक का बना रहे हैं, प्लान का चाहिए. सबसे पहले ये तो आप बता ही सकते हैं, मेरे को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा. कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से. ठीक है, मैं एक बार बैलेंस शीट में दिखा देता हूं. प्लान का कितना था? 15,000. तो मैं ओपनिंग बैलेंस 15,000 लिख दिया. लिखा? अब सुनो, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा. मेरे पास सारा एंट्री रेडी है, हम पोस्टिंग करेंगे. पोस्टिंग करते हो, कोई अगर मेरे से पहले पोस्टिंग करने का कोशिश किया, पेन और उंगली दोनों से हाथ धो बैठोगे. देखा, दोनों ही नहीं रहेगा. समझो, इधर देखो. पहला एंट्री क्या है? देखो, जनरल डिस्ट्रीब्यूटर है. हमको तो प्लांट चाहिए ना. जनरल रिजर्व डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल. तो प्लांट्स कैपिटल में क्या लिखना है? बाय जनरल रिजर्व. कितना? तुम लोग देख लिया था क्या? अब सुनो ना, तुम चाहो तो बाय जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो, या फिर ना स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बाय शेयर इन जनरल रिजर्व. नहीं समझा? एक्चुअली में प्लांट बाबू को तो उसका शेयर ही मिला है ना. टोटल जनरल रिजर्व तुमको याद होगा 5,000 था. प्लांट का शेयर कितना था? 3/10. बस देखे नक्की करो बाय जनरल रिजर्व. एंट्री भी नहीं सोचना है. तुम अगर एंट्री नहीं आता, लिख दो बाय शेयर इन जनरल रिजर्व. जिस चीज का शेयर लेके जा रहा है ना, वो नाम लिख दो बस. और पूरा एंट्री भी नहीं दिखाना. मैं दिखाता हूं आगे, आपको समझ में आएगा ज्यादा क्लैरिटी के साथ. अच्छा, इसके बाद देखो ये क्या है? सीड डेबिट, फ्लावर डेबिट टू प्लांट. तो प्लांट में जाके नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग? बाय सीड कैपिटल, बाय फ्लावर.
इतना नहीं है टाइम मेरे पास भाई, ये गुडविल का पैसा है ना। देखो शॉर्टकट देखो, मैं क्या लिखूंगा, बाय शेयर इन गुडविल। नहीं समझा? नहीं समझ रहा है? अच्छा शॉर्टकट तरीका, 37,500 टोटल गुडविल था, उसमें इसका शेयर कितना था, 3/10। कैलकुलेटर चला के देख, 37,500 इंटू 3/10 कितना आ रहा है, 11,250। और मजा का बात, एक बार इधर भी फोकस मारो, इधर इधर इधर, कैमरामैन फोकस इधर, भाई साहब इधर देखो कितना है ये। मतलब एक मजा का बात, अगर सिर्फ डिसीज पार्टनर का कैपिटल बनाने बोले ना, गुडविल एडजस्टमेंट वाला जो वर्किंग करते थे ना, इग्नोर मार देना, जरूरत ही नहीं है। तुम सोच के देख, अगर मेरे को सिर्फ बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने, हम उतना बखेड़ा क्यों क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे बाई शेयर इन गुडविल, गुडविल में उसका शेयर 3/10 दिया, काम खत्म। उतना एंट्री सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कब? जब सिर्फ और सिर्फ हाँ डिसीज पार्टनर का कैपिटल मांगेगा, तब बाकी सिचुएशन में करना पड़ेगा, जैसे सीखिए। समझ रहा है? अच्छा और क्या देने का बात था, देखो तो, ए पीएल सस्पेंस टू प्लांट्स कैपिटल, तो प्लांट कैपिटल में क्या लिखेंगे, बाई पीएल सस्पेंस। अमाउंट कितना था, हाँ तुमको अगर पीएल सस्पेंस लिखने का मन नहीं, क्या लिखेगा, बाई शेयर इन प्रॉफिट। ब्रोकन पीरियड शेयर इन प्रॉफिट ही तो दे रहा है, वो भी लिखेगा तो चलेगा। अच्छा नेक्स्ट कहां गया, ये वाला भी किया ना। अच्छा ये तो आएगा नहीं अभी, पर ये तो आएगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, और प्लांट का कितना है 1500, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है कि लॉस है। सुना एग्जाम में ना ऐसे ही करना, तुमको पता है प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लॉस डेबिट में, तो पता चल गया डेबिट क्रेडिट में लिख देगा, पता कर लेगा टोटल कितना था, 5,000 का लॉस था, इसमें इसका शेयर लगा दो 1,500। समझ रहा है? कब शॉर्टकट मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, अगर सिर्फ कैपिटल बनाने बोलेगा तो ऐसे शॉर्टकट मार के निकल जाए। और कुछ बचा? तो अब जो बचेगा ना एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। ए भाई जो बचेगा सब कहां जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर मार के खत्म करो। हम जो बोल रहे करो ना चुपचाप, फिर उसी को कैश देना तुमको, प्लांट को ही देना कैश, प्लांट कैपिटल अकाउंट का प्लांट को पकड़ा रहा है, फिर जा रहा तुम दूसरी दुनिया में देने के लिए, पहले एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करो। कितना आ रहा है बताओ, बहुत हड़बड़ी है इनको, किससे मिले यार, मेट्रो के बाहर कोई वेट कर रहा है क्या तुम लोग का, इतना हड़बड़ी है हा? वो तो रोज लगता है, कोई नया बात बोलो। ब्रेक में गप्पा मारेंगे, स्क्रॉल करेंगे, खाएंगे नहीं, उसका जिम्मेदारी तो हम कैसे ले सकते। हो गया? तो भैया 27,750 टोटल एग्जीक्यूटिव को पेमेंट करना है, सब कोई का यहां तक अकाउंट बन गया क्या। अब 2 एंट्री में काम खत्म होने वाला है। देखो यहां पर अब सबसे पहला एंट्री आप करेंगे, हाँ प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये आ गया 27,750। ये वर्किंग नोट नंबर कितना था, उफ नंबर में भी प्रॉब्लम हो गया रे, 4 है मेरा, तो तुम अपना देख लेना, 4 ठीक है। अब ये लोग बोला था एग्जीक्यूटर को, इधर इधर अब पढ़ा देता हूं, लो अ सम ऑफ 7750 वाज टू बी पेड इमीडिएटली, किसको देंगे, एग्जीक्यूटर को, और बाकी को क्या बना देने बोल रहा है, लोन। भैया इंटरेस्ट 9%, वो अभी देंगे क्या, जब रिपे होगा तब, तो लोन अकाउंट बनाना तो सिखाई दिए तुम लोग को, तो जब बोलेगा बनाने तब बना देना, अभी बोला है बनाने के लिए क्या, नहीं तो बस लोन में डाल के खत्म करो। तो तुम एंट्री मारेगा प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, बैंक। अच्छा सुना 27,750 था ना, 7750 तो अभी पे कर दो, बाकी को क्या बोला है, लोन अकाउंट, हाँ
तो एक और अकाउंट खुल जाएगा, प्लांट्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितना लोन खड़ा हो गया, बस काम खत्म। समझ में आया? डायरेक्ट पे मत कर देना कैपिटल अकाउंट में जाके टू कैश। हम इतना बार समझाने का कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट पेमेंट मरा आदमी को मुश्किल है भाई। तो बोलेगा हमको प्लान शीट करना था, हम भूत बुलाएंगे। करो जी, सब करना है। हम तो अकाउंटिंग सिखा रहे हैं भाई, बाकी आपको जो कला आता है आप अपना अप्लाई कीजिए। बोलो क्लियर हुआ? चैप्टर थोड़ी ना खत्म हो गया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी 2 ही तो क्वेश्चन हुआ है डेथ का हिसाब से, पहला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन 1 और 7 हुआ है, और बाकी अभी भी कुछ क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको अगले लेक्चर में सल्टा देंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।